दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज देख सकते हो कि 5% का लोअर सर्किट लगा। अब ये गिरावट लगातार बन रही है और आप देख सकते हो कि इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऊपर के लेवल में फंस गए, स्टॉक 50 के ऊपर खरीदारी की है, स्टॉक 40 तक आ चुका है। अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अनिल अंबानी से संबंधित एक बड़ी अपडेट है। एनसीएलटी में एक बड़ा झटका लगा अनिल अंबानी को। इसके अलावा इसकी रिलायंस पावर की जो मुख्य कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, जिसकी ये सब्सिडीज कंपनी है, वहाँ से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे रिलायंस पावर में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। क्या अब यहाँ से शानदार तेजी की संभावना फिर बनेगी या स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से 30 के आसपास आने की संभावना है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है, सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं। क्या है रिजल्ट की संभावना, उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 42.60 पर शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। देख सकते हो कि 42.45 की क्लोजिंग थी फ्राइडे की। यहाँ पे तेजी बन सकती थी क्योंकि 42.95 का इंट्राडे का हाई भी बना। लेकिन जैसे कि आप देखें तो बाजार की शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई, कम से कम 500 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई और बाजार एक दरफे नीचे आ गया। और जैसे ऊपर से बाजार नीचे आया, नतीजा ये हुआ कि मिड कैप स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो गई, जिससे सारे के सारे शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो, जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो, ऐसे दूसरे सारे स्टॉक जो नीचे आ गए। और इसी वजह से रिलायंस पावर भी देख दो कि 40.32 का लो बनाया, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा। और आप देख सकते हो कि स्टॉक दबाव में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो लो बना है यह काफ़ी दिनों के बाद अगर आप देखें तो लो नहीं बनाया, बल्कि ऑलरेडी फ्राइडे को भी इसने 39 का इंट्राडे का लो बनाया था। उस हिसाब से तो स्टॉक अभी ऊपर ही है, तो इतनी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि इस लेवल पे खरीदारी लौट के आती है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने स्टॉक को देखा है कि 44 पर ऑलरेडी एक बार पहले था 30 सितंबर के आसपास। उसके बाद 1 अक्टूबर से यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनी। 4 अक्टूबर को स्टॉक 53 तक चला गया, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि लगातार गिरावट का वातावरण बना हुआ है। और धीरे धीरे करके जो स्टॉक 50 के आसपास था वो 40 तक आ गया। अब ये एक तरह से मजबूत इसको सपोर्ट दिख रहा है 40 रुपये का। यहाँ से अगर बाउंस बैक कर जाएगा तो फिर बड़ी तेजी आ सकती है और इससे भी नीचे उतरेगा तो फिर आप देख ही सकते हो कि ये स्टॉक के 35 तक भी जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन जैसे कि अब रीजन सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके जो कर्ज थे उन कर्ज को चुका दिया इन्होंने, साथ में कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है, तो आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लो कि आईए की तरफ से जो नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिन्यूएबल कैपेसिटी है, उसमें दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें निवेश आ रहा है और सिर्फ आरई की बात नहीं है, बल्कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। और सरकार ने भी कहा है कि कम से कम आने वाले 2030 तक 80 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया का बढ़ेगा। उसको पूरा करने के लिए सिर्फ आरई ही यहाँ पे पूरा नहीं पड़ सकता और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के दोनों जो फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों को ही मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है तेज़ी से बढ़ पाए। और आप देख दो कि आने वाले समय वैसे भी आरई के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी होने जा रहा है, जो एक आने वाले समय का एक ग्रीन फ्यूल होगा जो पेट्रोल डीजल की जगह ले सकता है। तो कम से कम 2030 तक तो यहाँ पे कोल पावर प्लांट की कैपेसिटी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में रिलायंस पावर के पास भी बहुत सारे कोल पावर प्लांट है, तो इसमें कोई चिंता की बात है, बिजनेस में वृद्धि ही दिखाई दे रही है और इसीलिए रिलायंस पावर आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस इंफ्रा से, और आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, तो सीधा इसका संबंध है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रेफरेंशियल इशूज और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की जो मंजूरी मिल चुकी है, बड़ा फैसला लिया गया है। तो पहले फेज में कंपनी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 3,014 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसमें 240 रुपये प्रति शेयर पर 12.56 करोड़ इक्विटी शेयर, या फिर इसको बाद में जाके जो वारंट है उसको बदला जा सकता है इक्विटी में। प्रमोटर अपनी फर्म ऋषि इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से 4.60 करोड़ के शेयरों की सदस्यता लेकर 1,104 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे, यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे।
और अनिल अंबानी लगातार कोशिश भी करे, अपनी कंपनी में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करे। और मुंबई स्थित निवेशक फॉर्चून फाइनेंशियल एंड इक्विटी सर्विसेज से 1058 करोड़ रुपीज़ की रकम लगाने की संभावना बनी है। जबकि ब्लैकस्टोन के पूर्व कार्यकारी मैथ्यू सेरेक ने नेतृत्व वाली जो कंपनी है फ्लोरिनेटी इन्वेस्टमेंट LLP, वो भी 852 करोड़ रुपये का योगदान यहाँ पे देगी। दो निवेशक मिलकर 7.96 करोड़ के शेयर हासिल करेंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी को इक्विटी के बदले में पैसे मिल रहे हैं, ताकि आगे निकट भविष्य में वापस कर्ज चुकाने की चिंता न हो, क्योंकि ऑलरेडी उनको इक्विटी जारी कर दी गई है। तो फंड जुटाने के अलावा शेयरधारकों ने एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में मंजरी कक्कड़ की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। तो रिलायंस इंफ्रा की तरफ से देखें तो फैसले कुछ काफ़ी ज़्यादा लिए, लगातार कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही रिलायंस इंफ्रा को भी कर्ज मुक्त करने का इस समय ठान लिया है अनिल अंबानी ने, और ये आने वाले समय जल्दी होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल रिलायंस इंफ्रा का नेटवर्थ भी 9,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ तक होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये सारी बातें पॉजिटिव है, और जिससे हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर में ये निवेश का सही मौका है। लेकिन एक जो अपडेट निकल के आ रही है अनिल अंबानी से संबंधित है, और एक अनिल अंबानी को झटका लगा है। तो अनिल अंबानी की कंपनी को NCLT ने जो उन्होंने PLA लगाया था उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। तो मुंबई बेंच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो अपील की गई थी कि हिंदुजा ग्रुप की तरफ से रिलायंस ब्रांड को इस्तेमाल किया जा रहा है उसको रोका जाए, उस अपील को NCLT ने खारिज कर दिया है। यानी आने वाले समय भी हिंदुजा ग्रुप है वो रिलायंस के जो ब्रांड को इस्तेमाल करेगा। तो देखो कि फरवरी में रिलायंस कैपिटल और हिंदुजा ग्रुप का पूरा मामला सेटल हुआ था। उसमें NCLT की तरफ से ये अलाउड किया गया था हिंदुजा ग्रुप को कि वो 3 साल के लिए रिलायंस ब्रांड नेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उनका जो अप्रूवल प्लान पूरा होने के बाद 3 साल तक वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के जो ऑलरेडी ब्रांड नेम है उसको वो इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे रिलायंस की तरफ से अनिल अंबानी ने ये अपील की थी NCLT में कि ये अप्रूवल प्लान जो है वो पास हो चुका है, तो ऐसे में जो रिलायंस ब्रांड का नाम इस्तेमाल करे उसको रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको राहत नहीं मिली है। यानी आगे भी हिंदुजा ग्रुप है वो इस ब्रांड के नेम को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 9,650 करोड़ में ये देख सकते हो कि रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ था, जिसमें अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल का जो है अधिग्रहण किया था हिंदुजा ग्रुप ने। और अब देख सकते हो कि ये बहुत पुराना मामला है, जिसमें अनिल अंबानी को यहाँ पे देख सकते हो कि हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अभी भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस नाम को। अब यहाँ पे देखो कि रिलायंस पावर के लिए यहाँ पे 26 अक्टूबर का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने इसी दिन अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए डेट का ऐलान कर दिया गया है। तो रिलायंस की तरफ से देखें तो ये एक बड़ी उम्मीद है कि इस बार बेहतर रिजल्ट हो सकता है। और हम पिछले कुछ रिजल्ट की बात करें तो 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 7,562 करोड़ के आसपास था। 2021 में ये बढ़ के 7,934 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2022 में रिवेन्यू गिरा और 7,503 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में हल्के से बढ़ के 7,542 करोड़ तक पहुंच गया, और 2024 आते आते ये 7,892 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये अच्छी बात है कि 2023 के मुकाबले रिवेन्यू फिर से बढ़ा है, और ये 2021 के बाद पहली बार हमने 2024 में रिवेन्यू को बढ़ते हुए दिखाई देगा। ऐसे में आशा है कि इस बार बेहतर रिजल्ट हो सकता है। फिलहाल लॉस प्रॉफिट की बात करें, कंपनी लॉस में है। 2020 में कंपनी पे 4,255 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2021 में पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई, 427 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 में फिर से 565 करोड़ का लॉस हो गया। 2023 में लॉस घट के 361 करोड़ के आसपास है। लग रहा था कि पटरी पे आ जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। 2024 में फिर से भारी भरकम लॉस हुआ 2,242 करोड़ का। पिछला रिजल्ट Q1 ठीक था, लॉस को कम किया है। आशा है कि इस बार और कम होगा और जल्दी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एक एंट्री के लिए सही संभावना तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है, क्योंकि यह स्टॉक ऑलरेडी 2008 के पहले 300 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक था। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।